उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की उंगलियों पर लगी स्याही अभी सूखी भी नहीं है कि उपचुनाव की सियासी हलचल तेज हो गई है। सूबे की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक बिसात बिछाई जाने लगी है। लोकसभा चुनाव में मिली हार का हिसाब बीजेपी उपचुनाव में करना चाहती है, जिसके लिए उनके सिपह सलारों ने मोर्चा संभाल लिया है। ऐसे में सबसे ज्यादा साख सपा प्रमुख अखिलेश यादव की दांव पर लगी है, क्योंकि 10 में से 5 सीटें सपा विधायकों के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। लोकसभा चुनाव में मिली जीत में जो सियासी माहौल बना है, उसे भी बरकरार रखने की चुनौती सपा कांग्रेस के सामने उपचुनाव में है। लेकिन इसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य के त्याग पत्र देने से रिक्त हुई विधान परिषद सीट के उपचुनाव में भाजपा के बहरौन लाल मौर्य निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। यह सीट विधानसभा कोटे की है। दरअसल अखिलेश यादव की सपा, मायावती की बीएसपी और कांग्रेस जैसी विरोधी पार्टियों के पास जीतने लायक पर्याप्त संख्या बल नहीं था, इसलिए किसी ने भी उम्मीदवार नहीं उतारा था। विधानसभा सदस्यों की संख्या के हिसाब से इस सीट पर भाजपा की जीत पहले से ही तय थी। इस कारण मुख्य विपक्षी दल सपा ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। शुक्रवार को नाम वापसी का समय समाप्त होने के बाद भाजपा प्रत्याशी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के साथ ही इस वर्ष 20 फरवरी को विधान परिषद की सदस्यता से त्याग पत्र दिया था। उनका कार्यकाल 6 जुलाई 2028 तक था। इस रिक्त सीट के उपचुनाव के लिए 2 जुलाई को नामांकन के अंतिम दिन भाजपा ने बरेली की भोजीपुरा के पूर्व विधायक बहरौन लाल मौर्य को पर्चा भरवाया था। क्योंकि उनका एकमात्र नामांकन आया था, इसलिए शुक्रवार को नाम वापस लेने का समय समाप्त होने के बाद उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित करने के साथ ही जीत का प्रमाण पत्र भी दे दिया गया। बता दें कि बहरौन लाल मौर्य बंदायूं जिले के दातागंज के गांव फिरोजपुर के मूल निवासी है। अभी वे बरेली में रह रहे हैं। साल 1996 में भाजपा से पहली बार भोजीपुरा के विधायक बने। उसी दौरान वित्त राज्य मंत्री और फिर राजस्व राज्य मंत्री का प्रभार भी संभाला। साल 2017 में इन्होंने बरेली की भोजीपुरा सीट से जीत दर्ज की। अब विधान परिषद में भाजपा के 79 सदस्य हो गए हैं, सपा के 10 सदस्य हैं। अपना दल सोनेलाल, निषाद पार्टी, रालोद, सुभाषपा, जनता दल, लोकतांत्रिक, सियद, गैर राजनीति के 1-1 सदस्य हैं। निर्दलीय समूह व निर्दलीय दोनों के 2-2 सदस्य हैं। परिषद में एक सीट रिक्त है। यह सीट सांसद बने जितिन प्रसाद के त्याग पत्र देने से रिक्त हुई है। यह मनोनीत कोटे की है। ऐसे में इस सीट पर चुनाव कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका कार्यकाल 26 सितंबर 2027 तक था। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। राहुल गांधी ने गुजरात का दौरा किया, लेकिन इस गुजरात दौरे को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है, जिस खबर ने राहुल की पोल खोल दी। आपको बता दें कि राहुल गांधी गुजरात के अहमदाबाद में एक बाइक रैली चाहते थे। वो बाइक रैली करना चाहते थे, लेकिन उनके नेताओं की ओर से बड़ी तादाद में भीड़ नहीं जुट पाई, जिसकी वजह से वे अहमदाबाद में एक बाइक रैली नहीं कर सके। उन्होंने इस बाइक रैली को भी कैंसिल कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस नेताओं को इस बात की फटकार भी लगाई और वो दिल्ली लौट आए। इस बात का दावा गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने किया है। इस बात का दावा गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने भी किया है। राहुल गांधी ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ यह कहा था कि हम इस बार बीजेपी को गुजरात में हरा देंगे। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, उससे यही जाहिर होता है कि राहुल गांधी की एक छोटी सी रैली में गुजरात में भीड़ इकट्ठी करना ही कांग्रेस के नेताओं के लिए एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है। और यहां पर राहुल गांधी यह दावा कर रहे हैं कि हम इस बार बीजेपी को गुजरात में हरा देंगे। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, उससे यही जाहिर होता है कि राहुल गांधी की एक छोटी सी रैली में गुजरात में भीड़ इकट्ठा करना भी कांग्रेस के नेताओं के लिए बड़ी चुनौती से कम नहीं है। और यहां पर राहुल गांधी यह दावा करते हैं कि वे गुजरात में बीजेपी को हरा देंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के गुजरात दौरे के बाद राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि वे हर मुद्दे को राजनीति में मिला देने में माहिर है। संघवी ने कहा, राहुल गांधी अपने राजनीतिक दौरे के दौरान गुजरात गए थे। राहुल गांधी और सहानुभूति के बीच कोई संबंध नहीं है। उनके अंदर कभी सहानुभूति नहीं थी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें थोड़ी सहानुभूति दे।
वह हर मुद्दे को राजनीति में मिला देने में माहिर है। उन्होंने आगे पूछा, राहुल गांधी अपने भारतीय गठबंधन सहयोगियों के साथ तमिलनाडु सरकार चला रहे हैं। जिस तरह से अवैध शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई, क्या वे उस जगह गए थे? उन्होंने उनके लिए एक भी शब्द नहीं बोला। कल तमिलनाडु में एक बीएसपी नेता की हत्या हुई, क्या राहुल गांधी ने उनके लिए एक शब्द बोला? बंगाल में भारतीय गठबंधन की सरकार चल रही है, एक महिला को सड़क पर बेरहमी से पीटा गया, क्या राहुल गांधी ने एक भी शब्द बोला? लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अहमदाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दल गुजरात विधानसभा चुनावों में भाजपा को उसी तरह हराएंगे जैसे उन्होंने लोकसभा चुनावों में अयोध्या में हराया था। राहुल गांधी ने कहा, हम मिलकर गुजरात में उन्हें हराने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी और भाजपा को गुजरात में उसी तरह हराएंगे जैसे हमने अयोध्या में हराया था। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने बंगाल सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में संदेश खाली में महिलाओं के यौन शोषण, जमीन हथियाने और राशन घोटाले से जुड़े सभी मामलों में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। दरअसल हाईकोर्ट ने अपने फैसले में संदेश खाली मामले में महिलाओं के यौन शोषण, जमीन हथियाने और राशन घोटाले से जुड़े सभी मामलों में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने सरकार की याचिका खारिज कर दी है। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार किस शख्स को बचाने की कोशिश कर रही है। सुनवाई के दौरान जस्टिस BR गवई की पीठ ने सवाल उठाया और पूछा कि राज्य सरकार इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों है? आखिरकार राज्य सरकार किसको बचाना चाहती है? दरअसल संदेश खाली में टीएमसी से निष्कासित नेता शाहजहां शेख पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोप लगे थे। इस मामले में विपक्ष ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा था। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। ममता सरकार ने संदेश खाली मामले में सीबीआई जांच के आदेश के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 29 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। तब जस्टिस गवई ने कहा था, किसी व्यक्ति को बचाने के लिए राज्य सरकार याचिकाकर्ता के तौर पर क्यों आई है? इस पर ममता सरकार के वकील जयदीप गुप्ता ने कहा था, राज्य सरकार की लगातार कार्रवाई के बावजूद ये कमेंट आया है। ममता सरकार के ओर से पेश हुए कांग्रेसी वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले में सुनवाई टालने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि किसी अन्य वजह से ये याचिका लगाई गई है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा, सिर्फ संदेश खाली ही नहीं, यह याचिका राशन घोटाले से भी जुड़ी है जिसमें 43 FIR दर्ज है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच उनकी दलील पर सहमत नहीं हुई और याचिका खारिज कर दी। कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंप दिया था। शाहजहां की कस्टडी के साथ साथ ईडी पर हमले के केस को भी सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अक्सर कहा जाता है एमपी गजब है, एमपी गजब है। सोमवार यानी 8 जुलाई को एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ। मध्य प्रदेश से सुबह सुबह एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई। सीएम मोहन यादव की कैबिनेट का विस्तार हुआ। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए रामनिवास रावत ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली। दरअसल मध्य प्रदेश में सोमवार सुबह मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजभवन में एक संक्षिप्त समारोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में रामनिवास रावत को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा से कांग्रेस से 6 बार विधायक रहे रामनिवास रावत 30 अप्रैल को लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस छोड़कर सत्तारूढ़ दल बीजेपी में शामिल हो गए थे। हालांकि रावत बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन उन्होंने अभी तक राज्य विधानसभा से इस्तीफा नहीं दिया। मध्य प्रदेश के मोहन यादव मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ लेने वाले रामनिवास रावत चर्चा में हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र की परंपराओं की अनदेखी करते हुए कांग्रेस विधायक को बीजेपी सरकार में मंत्री बना दिया गया। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने रामनिवास रावत के भी अब भी कांग्रेस विधायक होने का दावा किया है। जीतू पटवारी ने एक्स पर लिखा, यह स्थापित परंपरा है कि सरकार और विपक्ष अलग होते हैं, लेकिन लोकतंत्र की हत्या व कुर्सी की सौदेबाजी के लिए कुख्यात बीजेपी ने कांग्रेस विधायक को ही मंत्री पद की शपथ दिला दी।
यह लोकतंत्र और संविधान का प्रामाणिक अपमान है। जबकि कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने के लिए भी विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष पर्याप्त आधार एवं प्रामाणिकता के साथ प्रतिवेदन दिया था। दुर्भाग्य से उन्होंने भी कर्तव्य पालन नहीं किया। महामहिम राज्यपाल को भी संविधान लोकतंत्र की परंपराओं का पालन करना था, क्योंकि वे दल नहीं संविधान के आदेश पालन के लिए नियुक्त किए गए, लेकिन संविधान के शीर्ष पद से भी असहमति दर्ज नहीं की गई। मैं मध्य प्रदेश की जनता को फिर से बताना चाहता हूं कि यह कर्ज क्राइम करप्शन की सरकार है। यह बार बार खरीद फरोख्त और दल बदल की राजनीति का अपराध कर रही है। दूसरी तरफ रामनिवास रावत ने भी अपने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान इतिहास रच दिया। वे ऐसे पहले व्यक्ति बन गए जिन्होंने कांग्रेस विधायक रहते हुए भाजपा सरकार में मंत्री पद ग्रहण किया। इस अनूठी स्थिति को और भी जटिल बना दिया गया, क्योंकि रावत ने कैबिनेट मंत्री के पद की शपथ लेने से पहले राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया। शपथ लेने के बाद रामनिवास रावत ने एनडीटीवी से विशेष बातचीत में राज्य सरकार के नेताओं का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा, कांग्रेस को मुझ पर आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। जो उन्होंने मुझे नहीं दिया, राज्य सरकार ने मुझे दिया है। यहां मुझे सम्मान मिला है। 2 बार शपथ लेने की असामान्य स्थिति पर टिप्पणी करते हुए रावत ने मजाकिया अंदाज में कहा, मैंने गलती से का शब्द छोड़ दिया। मैंने 2 बार शपथ ली, लेकिन मैं राज्य का पहला मंत्री हूं जिसने आधे घंटे में 2 बार शपथ ली। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। एक दिग्गज कांग्रेस नेता की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। प्रयागराज जिला अदालत में कांग्रेस नेता जयराम रमेश पर फौजदारी का केस दर्ज हुआ है। केस दर्ज कर उन्हें अदालत ने नोटिस जारी किया। जिला न्यायालय इलाहाबाद ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश के विरुद्ध परिवाद दर्ज करके नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। मुकदमे की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। भाजपा के प्रदेश विधि संयोजक सुशील कुमार मिश्र की ओर से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अर्जी पेश की गई। अर्जी में आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध जिला अधिकारियों से बात करने का झूठा और भ्रामक आरोप लगाया था। जयराम ने आरोप लगाया था कि लोकसभा चुनाव परिणाम आने से पहले अमित शाह ने 150 जिलाधिकारियों को फोन करके परिणाम अपने पक्ष में करने के लिए धमकाया। इस मामले की शिकायत वादी सुशील ने निर्वाचन आयोग से की थी। आयोग ने जयराम रमेश को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, पर निर्वाचन आयोग ने उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। कोई कार्रवाई न होने पर उन्होंने न्यायालय में मुकदमा दर्ज करने के लिए वाद दाखिल किया। रविवार को इलेक्शन कमीशन ने जयराम रमेश के दावे का संज्ञान लिया था। कमीशन ने जयराम रमेश को एक पत्र लिखकर कहा कि वे अपने दावे से जुड़ी डिटेल शेयर करें, ताकि इस मामले में सही एक्शन लिया जा सके। जयराम रमेश ने अमित शाह को लेकर सोशल मीडिया पर भी यह पोस्ट लिखी थी। इलेक्शन कमीशन ने कहा, ऐसे बयान चुनावी प्रक्रिया पर संदेह पैदा करते हैं। कमीशन ने जयराम रमेश को लिखे पत्र में कहा कि आचार संहिता लागू होने के दौरान सभी अधिकारी इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करते हैं। अब तक किसी डीएम ने ऐसी जानकारी नहीं दी है जैसे आप दावा कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वोट काउंटिंग की प्रक्रिया एक पवित्र ड्यूटी है जो हर रिटर्निंग अफसर को सौंपी गई। आपके ऐसे बयान इस प्रक्रिया पर संदेह पैदा करते हैं, इसलिए इस बयान पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। कमीशन ने आगे कहा, आप एक नेशनल पार्टी के जिम्मेदार अनुभवी और वरिष्ठ नेता है। जो फैक्ट और जानकारी आपको सही लगी, उसके आधार पर काउंटिंग की तारीख से पहले आपने ऐसा बयान दिया। इसलिए आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप उन 150 डीएम की डिटेल हमें दें जिन्हें गृह मंत्री की तरफ से फोन किए जाने का आप दावा कर रहे हैं। इसके साथ ही आप तथ्यात्मक जानकारी और अपने दावे का आधार भी बताएं। खुद को मिली इस नोटिस पर जयराम रमेश ने सीधे कोई जवाब नहीं दिया था। उन्होंने चुनाव आयोग की ही निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए थे। दावों का सबूत पेश करने के बजाय जयराम रमेश आरोप लगाते रहे कि चुनाव आयोग उन शिकायतों पर ध्यान नहीं देता जो भाजपा के विरोध में की जाती है।
टाइम्स नाउ से बात करते हुए उन्होंने यह भी साफ नहीं किया कि वो चुनाव आयोग की इस नोटिस का क्या और कब जवाब देंगे। आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। दिल्ली की उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट से हार का मुंह देखने के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता उदित राज बुरी तरह रोते बिलखते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने खुद की हार की वजह इंडी गठबंधन के सहयोगी आम आदमी पार्टी और अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं का भीतरघात करार दिया है। इस बात का खुलासा उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सौंपी रिपोर्ट में भी किया है। दिल्ली कांग्रेस के नेता उदित राज आप और कांग्रेस गठबंधन को लेकर कहा कि आपके विधायकों ने लोकसभा चुनाव में उनका साथ नहीं दिया। उन्हें डर था कि आने वाले 1 साल में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है। हालांकि उनके छोटे कार्यकर्ता साथ दे रहे थे। इसी तरह उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को लेकर कहा, कुछ लोगों ने हमारे खिलाफ काम किया। उन्होंने कहा कि अगर ये लोग चुनाव में ईमानदारी से साथ देते तो चुनाव परिणाम कुछ और होता। बुरी तरह उदास होते हुए उदित राज ने लोकसभा चुनाव में उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट से मिली हार पर कहा, बीजेपी के आंतरिक सर्वे में भी दिखाया गया था कि उत्तर पश्चिमी सीट पर कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। मुझे मेरे ही पार्टी के लोगों ने अंदरूनी तौर पर नुकसान पहुंचाया। चुनाव के दौरान आप और कांग्रेस के बीच यह धारणा बन गई थी कि अगर लोकसभा चुनाव में लोग कांग्रेस को वोट देते हैं तो वे आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको वोट नहीं देकर कांग्रेस को ही वोट देना पसंद करेंगे। इन सब वजहों से उत्तर पश्चिमी दिल्ली से मेरे खिलाफ साजिश रची गई। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर ब्राह्मण विरोधी और जाट विरोधी अभियान चलाया। मेरे बारे में कहा गया कि मैं बाहरी हूँ। बीजेपी ने कुछ भी गलत नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेरे खिलाफ कार्ड खेला है। वही लोग पार्टी में ऊपर उठ रहे हैं। पार्टी की हार के लिए जिम्मेदार लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बता दें कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया कांग्रेस के उदित राज को सियासी शिकस्त देने में सफल रहे थे। बीजेपी प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया को चुनाव में कुल 8,66,000 वोट मिले थे, जबकि उदित राज को इस सीट पर 5,75,000 वोट मिले थे। योगेंद्र चंदोलिया ने करीब 2,90,000 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी उदित राज को हराने में सफल रहे। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने तीसरी बार लगातार जीत दर्ज करने में सफल हुई। इसके साथ ही बीजेपी के हिस्से में सभी सीटों पर जीत की हैट्रिक बनाने का रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। कभी इंडियन जस्टिस पार्टी की स्थापना करने वाले उदित राज ने साल 2014 में अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर लिया था। इसके बाद वो उत्तर पश्चिमी दिल्ली से साल 2014 से 2019 तक सांसद रहे। इसके बाद उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस में शामिल हो गए थे। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए करीब 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था। इसके तहत आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने उदित राज को उत्तर पश्चिमी दिल्ली से चुनाव दंगल में उतारा था, लेकिन उनको बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली में अपने तीनों प्रत्याशियों की हार के बाद कांग्रेस पार्टी इस हार की समीक्षा कर रही है। दिल्ली में उदित राज, जेपी अग्रवाल और कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने 3 सीटों से प्रत्याशी बनाया था। कांग्रेस ने फैक्ट फंडिंग कमेटी बनाई थी। बताया जा रहा है कि तीनों नेताओं ने हार के लिए आम आदमी पार्टी पर ठीकरा फोड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन नेताओं ने कहा है कि चुनाव प्रचार में आपने उनका साथ नहीं दिया था। जानकारी के मुताबिक इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी है।